हंसते हंसते कट जाएंगे आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑल द प्रोविजंस दैट अफेक्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी एंड आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट अपलोड इट एएसएपी, बिकॉज ये एक ऐसा क्या है प्रोविजन है दोस्तों, जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं इवन इन द फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज वन टॉपिक दैट कंफ्यूजेज ऑल पॉसिबल सी एस्पिरेट्स। तो चलिए फटाफट से उसका समाधान करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। लास्ट का जो क्वेश्चन है उसे मिस आउट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन नो दैट इट एग्जिस्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है उसकी तरफ, राइट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है दोस्तों, उसके लिए फटाफट से चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स टीसीएस के चैप्टर में, जो क्लियरली हमें बताता है कि बॉस देखो, एवरी ईसीओ नॉट बीइंग एन एजेंट, एजेंट का क्लासिक एग्जांपल है ओएलएक्स, who who supplies goods or services and collects consideration on behalf of supplier from customer on net value of taxable supplies made through it by suppliers and is been mandated to collect TCS, राइट। तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि जो सप्लाई ईसीओ के थ्रू हो रहा है गुड्स या सर्विस का, डजेंट मैटर, बहुत जरूरी है कि कंसिडरेशन भी उसी के थ्रू रूट हो। अगर कंसिडरेशन उसके थ्रू रूट नहीं हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो याद रखना उस सिचुएशन के रिलेशन में टीसीएस नहीं कटेगा। दूसरा कब नहीं कटेगा, जब ईसीओ जो खुद एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट। ओके, क्विकली दोस्तों आई विल टेक यू थ्रू एन एग्जांपल। ओके, तो आज माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आज लेट्स से एक होटल है, ठीक है, और एक कस्टमर है, ठीक है, बहुत ही रॉन्ग साउंड कर रहा है बट एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रॉन्ग, ये जो कस्टमर है माय डियर फ्रेंड्स वो होटल में एंटर करता है और ऑब्वियसली क्या है, होटल होटल अकोमोडेशन सर्विस देगा माय डियर फ्रेंड्स, और क्या देगा, ठीक है, परफेक्ट। और कस्टमर क्या है, उसी को पैसा दे देता है, लेट्स से ₹10,000। आर यू कैरिंग इट? यस, फॉर 1 नाइट होता है बेटा, 1 डे नहीं होता रहेगा, उठी। ओके यस। तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे ईसीओ के थ्रू ट्रांजैक्शन रूट ही नहीं हुआ। बंदा आया रिसेप्शन पे 10,000 दिया और उसको चाबी मिल गया, अभी एक दिन वो गुजारेगा या एक रात गुजारेगा, ठीक है, उसको जो करना है करे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों टीसीएस का क्वेश्चन ही नहीं आता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन ईसीओ के थ्रू रूट ही नहीं हुआ, यानी आपने एमएमटी यूज ही नहीं किया है, तो कहाँ से टीसीएस काटेगा उसको? अरे ईसीओ को कैसे पता चलेगा कि टीसीएस काटना है? उसको तो ये ट्रांजैक्शंस के बारे में पता ही नहीं होगा, बिकॉज ये इसके थ्रू रूट ही नहीं हुए। ओके, सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड वेरी वेल। दूसरा ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, अगर एक सप्लायर है, एक रिसीवर, बीच में एक ईसीओ है, समवन लाइक ओएलएक्स, जो बेसिकली एज एन एजेंट काम कर रहा है। तो एजेंट का मतलब क्या माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है कि सप्लायर और रिसिपेंट अपने एंड पे ही काम खत्म कर देते हैं। कैसे? सप्लायर सब लिस्टेड होंगे ओएलएक्स पे, रिसिपेंट जाएगा एंड अकॉर्डिंगली क्या है, जो भी क्या है सप्लायर है उसे मैसेज करेगा, वो लोग नेगोशिएट करेंगे प्राइस, और लॉजिस्टिक्स भी कैसे करना है वो दोनों ही डिसाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली मैटर सुलझ जाएगा। रिसिपेंट सप्लायर को पैसा दे देगा, सप्लायर इसको भैया गुड्स पहुंचा देगा, एज सिंपल एज दैट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी क्या है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ओएलएक्स का। ओएलएक्स ओके कोई कंसिडरेशन कलेक्ट ही नहीं कर रहा है रिसिपेंट से ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो कहाँ से टीसीएस काटेगा, सवाल ही नहीं आता। तो उसको भी बोल दिया है भैया तेरे जैसे ईसीओ का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। एंड विच इज वाई एक और चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, तेरे जैसे ईसीओ का कोई काम नहीं है तो फिर तेरे जैसे ईसीओ को सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा, बिकॉज तू ऑब्वियसली सेक्शन 52 में कवर ही नहीं होता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, जिसको टीसीएस काटने पे मजबूर किया जाएगा उसी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए ओके मजबूर किया जाएगा। क्यों? वेरी सिंपल कि भैया टीसीएस काटो, पे करो, काटो, पे करो, काटो, पे करो, कोई एग्जेम्पशन ओके विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख आपके लिए अवेलेबल
नहीं है मिस्टर ईसीओ, प्लीज मे रिमेंबर दैट। और कौन सा ईसीओ? जिसको सेक्शन 52 के अंदर स्पेसिफिकली कवर किया गया है टू कलेक्ट टीसीएस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, डन है दोस्तों, ठीक है। पर दोस्तों समवन लाइक एन Amazon, राइट, और अ फ्लिपकार्ट, ओके, वो क्या है दोस्तों, सप्लायर का जो गुड्स है वो क्लियरली क्या है पहुंचाता है रिसीपेंट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देके, और रिसीपेंट भी जो पैसा अमेजोन को देता है वो सप्लायर के बिहाफ पे अमेजोन कलेक्ट करता है और फिर अमेजोन दे देता है सप्लायर को, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है ये समझना कि सप्लायर के बिहाफ पे ओके सप्लायर के बिहाफ पे ईसीओ कंसिडरेशन कलेक्ट करता है और इसीलिए उसे मौका मिलता है कि वो टीसीएस काटे। और ऐसे लोग ही, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर ही सेक्शन 52 के अंदर कवर होते हैं, एंड देयर बाय उन्हें ही बाध्य किया जाता है कि भैया आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले लो सेक्शन 24 के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली क्या है, सिंपल सी बात है, ओके, टीसीएस की तरह रजिस्टर करवा दो और टीसीएस जो कलेक्ट किया है वो चुपचाप जमा कर दो अगले महीने की 10 तारीख को। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ओके, डन। तो यहाँ पे एक चीज तो बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया हम लोगों ने, ओके, कि भैया कब टीसीएस कटेगा, कब टीसीएस नहीं कटेगा, ठीक है। कौन से वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो टीसीएस काटेंगे, कौन से वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको बोला है कि भैया तू दूर रह, तेरे को तो पैसा ही हाथ में नहीं आता, तू क्या कैसे काटेगा टीसीएस और क्या काटेगा बे, नॉनसेंस, ठीक है, डन। अब दोस्तों याद रखना, इसी कॉन्वर्जेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। याद रखना कि जब जब है ना, ओके, जब जब ईसीओ टीसीएस काटेगा, ओके, कब, ऑन नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज, यानी कि जो भी क्या है सप्लाईज हुआ है ईसीओ के थ्रू माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो जो नेट अमाउंट होगा मंथ एंड पे उस पर जो टीसीएस काटेगा, ऑब्वियसली अगर क्या है इसका जो फाइनल ओके रिमाइंडर आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव आता है तो टीसीएस काटने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर ऐसे सिचुएशन में ओके एक चीज़ प्लीज़ याद रखना दोस्तों कि ईसीओ अगर टीसीएस काटेगा तो उस ट्रांजैक्शन पे ओके ऑब्वियसली जो सप्लायर ने रिसीपेंट को किया, डजेंट मैटर गुड्स हो या सर्विस, ओके, याद रखना उस पर जीएसटी जो है अज्यूमिंग 18% इज द रेट, अज्यूमिंग इट्स द रेट, और सप्लाई का अमाउंट इज लेट्स से 1 लाख रुपीज, तो वो 18,000 जो है माय डियर फ्रेंड्स याद रखना सप्लायर गवर्नमेंट को जमा करेगा, ठीक है। तो जब जब काटेगा ईसीओ टीसीएस तब तब उस ईसीओ के थ्रू जो गुड्स और सर्विस सप्लाई हुआ है वो सप्लाई पे जीएसटी पे करने का जिम्मेवारी होगा सप्लायर का बोल लो, सप्लायर का। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ठीक है। और वो ऑब्वियसली पे करेगा ओके 9(1) के तहत एज पर एफसीए, ठीक है। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? परफेक्ट। ये चीज हमेशा हेड ऑन एकदम क्लियर रखना, ठीक है, कि अगर ईसीओ टीसीएस काट रहा है तो ही क्या है सब पूरे ट्रांजैक्शन पे सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। और इसका सेंस भी बनता है, टेल यू व्हाई, क्योंकि जैसे ही ईसीओ जो है माय डियर फ्रेंड्स टीसीएस काटेगा अगले महीने की 10 तारीख को जमा करेगा, जैसे ही वो जमा करेगा सप्लायर के ई कैश लेजर में क्या है ये डिपॉजिट हो जाएगा। और आज 18,000 की जो लायबिलिटी है इसका लेट्स से क्या है 100 लैक्स था, सॉरी 100K था, तो 100K का 1% कितना होता है टीसीएस 1000। तो आज ऑब्वियसली बात है 1000 उसके ई कैश लेजर में जमा होगा, तो आज उसे 18,000 जमा नहीं करना बैंक अकाउंट से, उसे सिर्फ 17,000 करना है माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखना, ठीक है। तो ये एडेड एडवांटेज है सप्लायर का कि उसका टीसीएस जो डिडक्ट हुआ है कॉस्ट नहीं बनेगा, ओके, वो उसी के जेब में आ जाएगा, ओके, एंड ऑब्वियसली क्या है वो ई कैश लेजर में आ जाएगा। एंड इट्स बेसिकली अ चेक पॉइंट फॉर गवर्नमेंट, जहाँ पे क्या है टीसीएस कट जाता है तो ट्रांजैक्शन का क्या रिकॉर्डिंग हो गया, राइट। तो सप्लायर क्या कुछ भी गफला नहीं कर सकता, क्योंकि गफला किया तो सीधा क्या वो डेटे को टैली किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के डेटा से, यानी जीएसटीआर रेट से, और अगर वो मैच नहीं होता तो क्लियरली क्या है स्क्रूटिनी निकाला जाएगा, डिस्क्रिपेंसी आएगा, और वो डिस्क्रिपेंसी अगर नहीं किया इसने सॉल्व सीधा 73-74 के तहत चालू हो जाएगा शो कॉज और फिर
डिमांड ऑफ लायबिलिटी एंड देन ऑब्वियसली रिकवरी ऑफ दैट। ठीक है, डन। तो ये चीज एक प्लीज याद रखना। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा जो टीसीएस का मांजरा था वो सॉर्ट आउट हुआ है। ठीक है, अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि भैया एग्जैक्टली कि भाई इसका अगर टीसीएस उसने लेट पे किया, रिटर्न लेट फाइल किया, इंटरेस्ट और all of that provisions I'm not going through because that I've already covered in specific TCS chapter। ठीक है, तो वो क्या है आप देख लीजिएगा वहां पे ही। मेन मुझे यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिलेशन में ही बात करना था विथ रिस्पेक्ट टू द टैक्सेबिलिटी दैट इज अफेक्टिंग टीसीएस एंड द एंटायर जीएसटी लायबिलिटी। ओके, परफेक्ट। तो ये चीज हो गया। अच्छा, अभी एक और मामला होता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एक और मामला क्या होता है कि भैया 9(5) के तहत, ठीक है, अगेन ई कॉमर्स ऑपरेटर पिक्चर में आता है। ठीक है, ऊपर था सेक्शन 52 एंड सेक्शन 24। सेक्शन 52 में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर आएगा, 24 में झक मार के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना, पर 52 में नहीं आएगा। लाइक ओएलएस वो ना ही साला टीसीएस काटेगा, ना ही उसको सेक्शन 24 में आएगा। उसका रजिस्ट्रेशन 22(1) के तहत जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होगा तभी बात करेंगे। और तीसरा कंक्लूजन ये किया कि भैया टीसीएस काटेगा तो पूरे ट्रांजैक्शन पे सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। ओके, डन। चलो, 9(5) में सीन क्या है? 9(5) में दोस्तों आपको पता ही होगा, ओके, 4 सर्विसेज आती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एक है वाया एनी मोटर व्हीकल, ठीक है। दूसरा है ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाया ओमनी बस। तीसरा है होटल अकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग। एंड चौथा है माय डियर फ्रेंड्स, क्या बताओ? यस, रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, डन। तो ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिफिकली? ओके, 4 सर्विसेज है जो स्पेसिफिकली क्या है 9(5) के तहत आती है। ठीक है, अच्छा 9(5) के तहत क्या होता है? 9(5) के तहत पूरे ट्रांजैक्शन पे जो भी सप्लाई उस ईसीओ के थ्रू हो रहा है, जो भी सप्लाई उस ईसीओ के थ्रू हो रहा है, राइट, यानी कि होटल अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, ओमनी बस का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ओके, वो सब माय डियर फ्रेंड्स उस पर जीएसटी एट द रेट लेट्स से 18%, एग्जाम्पल या कुछ भी हो सकता है, रेट 12 भी हो सकता है, 28, मैं तो 18% ऐसे ही ले रहा हूँ, राइट। वो पूरा टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा। यस, क्यों? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन 9(5) ये चार्ज किस पे डाल रहा है? ईसीओ पे डाल रहा है टू पे टैक्स। यस, एंड सिंस यहां पे उस पे जिम्मेवारी है टू पे टैक्स ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन, ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन, 9(5) को भी स्पेसिफिकली कवर किया सेक्शन 24 में कि साले तेरे को तो टैक्स पूरा का पूरा क्या 18% तुझे ही पे करना है। अरे तेरे को तो झक मार के रजिस्टर करवाना पड़ेगा मेरे को डे 1 से ही भाई, डे 1 से। तेरे को कोई भी क्या है बेटा, भूल से भी क्या है याद रखना, थ्रेशोल्ड लिमिट का एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो बेटा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझा ना? तेरे को पूरा का पूरा क्या है टैक्स पे करना पड़ेगा, डे 1 से पे करना पड़ेगा। ओके, यस, तो ये चीज याद रखना। अगर 9(5) तेरे पे एप्लीकेबल है, खत्म। 24 में रजिस्ट्रेशन बोला, ये डे 1 से रजिस्टर होना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, डन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 केसेस अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों आपको पता ही है, क्विकली आई विल टेक यू थ्रू। ओके, सप्लायर है, रिसिपेंट अपना पैसेंजर है, और अपना ये है ओला उबर। ठीक है, अच्छा सप्लायर कौन है दोस्तों? सप्लायर और कोई नहीं, अपना कैब ड्राइवर है। ठीक है, तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, इस सिचुएशन में कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि भैया आज ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहा है। ठीक है, लेट्स से ये सर्विस है 1000 रुपये का, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है 18%। तो आज ऑब्वियस सी बात है, कैब ड्राइवर पे भरोसा नहीं कर सकते, पैसेंजर पे नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा ओके ये 180 रुपया पूरा पे करने का जिम्मेवारी ओके ईसीओ को ही दिया है, तो तू ही पे कर एज पर ओके 9(5), तेरे पे ही मैं जिम्मेवारी छोड़ता हूँ। फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो तू ही पे करेगा, नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव वो भी नहीं है तो पर्सन अपॉइंटेड बाय ईसीओ पर पे तू ही करवाएगा भाई।
या तेरे ही कोई आदमी के थ्रू। इज दैट वेरी क्लियर? यस। नाउ अंडरस्टैंड वेरी वेल कि यहाँ पे पूरे ट्रांजैक्शन का टैक्स ईसीओ ही पे कर रहा है मेरे भाई, ईसीओ ही पे कर रहा है। तो यहां पे देर इज नो स्कोप कि टीसीएस काटा जाए। कैसे काटेंगे? अच्छा, काट के क्या उखाड़ लूंगा? काटूंगा टीसीएस, चलो ये 1000 रुपए पे 1%, चलो अज्यूम करते हैं काटा, चलो ओके, कितना होता है वो? 10 रुपया होता है, राइट? वो 10 रुपया मैं जमा करूंगा किसके के सप्लायर के ई कैश लेजर में आएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। अरे सप्लायर खुद साला अनरजिस्टर्ड पर्सन है यहाँ पे, तो यार आर यू गेटिंग इट? तो उसके लिए तो एक कॉस्ट हो जाएगा, वो तो खुद ही अनरजिस्टर्ड है। अरे वो जीएसटी पोर्टल पे कहाँ है भाई? आर यू गेटिंग इट? वो और वो क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि गवर्नमेंट ने ईसीओ को बोला है कि तू इंचार्ज ले, ये ट्रांजैक्शन कर, तू पे करवा, बिकॉज मैं इतने लाखों करोड़ों क्या है उबर ड्राइवर्स को नहीं बोल सकता हूं कि जाओ रजिस्टर करो, टैक्स पे करो। नॉनसेंस। आर यू गेटिंग इट? दैट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। कितने लोग तो आधे देहाती है, इलिटरेट है, उनको बस स्किल आता है गाड़ी चलाने का। उनको ये सब बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई काम करता हूँ मैं, हाथ गाड़ी चला लेता हूँ भाई, मैं हमाली कर लूंगा, ये सब क्या काम पे लगा दिया। इतना पढ़ा लिखा होता तो माँ कसम आगे नहीं पीछे बैठता। नॉनसेंस। ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द जोक। डार्क जोक था, टेकिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम समय रहना। ओके, लव हिम, लव हिम, लव द गाय, लव द गाय बेटा। ओके ओके, तो बेटा बेसिकली आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है, ना आई होप इट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं बनता टीसीएस काटने का, क्योंकि साला पूरा ट्रांजैक्शन पे पूरा जीएसटी मैं ही पे कर रहा हूँ। नॉनसेंस। और सप्लायर ठहरा अनरजिस्टर्ड, तो किस बात का टीसीएस काटो? कुछ टीसीएस वीसीएस काटना नहीं है, चुपचाप टैक्स ही वो पे कर रहा है, तो टीसीएस का क्वेश्चन कहाँ से आया? एंड बकायदा टीसीएस का भी दोस्तों अगर आप क्या ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे नेट टैक्सेबल वैल्यूज में दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि अदर देन 95 वाले ट्रांजैक्शन ही आप लोगे एज टैक्सेबल सप्लाईज। समझा? यस, 95 वाले ट्रांजैक्शन लोगे ही नहीं, यानी 95 वाले ट्रांजैक्शन पे टीसीएस कटेगा ही नहीं है। टीसीएस चैप्टर ने मना कर दिया। कॉमन सेंस ने तो छोड़ो, पर टीसीएस चैप्टर ने ही मना कर दिया कि मैं नहीं काटूंगा, हूं ना काटू। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, ये केस। तो बस दोस्तों इसी बात पे फोकस करना था कि भैया जब ईसीओ टैक्स पे करेगा, ओके, एज पर 95, ठीक है, इफ ईसीओ पेज टैक्स एज पर 95, सप्लायर will not pay tax and ECO will also not collect TCS। ओके, ये कंक्लूजन प्लीज मैंने ऑलरेडी कर दिया है वैसे तो अपनी समरी बुक में यहाँ पे टकाटक, पर फिर भी क्या है, बस आपके लिए जनहित में जारी कर रहा था तो मैंने कर दिया है। ठीक है, डन है माय डियर फ्रेंड्स, डन है, डन है, डन है। ओके, तो ये चीज़ क्या है, मुझे चाहिए था कि भैया आपके एंड पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए, सो दैट आप कभी भी क्या है जब कोई कॉल लो, राइट, कि भैया क्या होने वाला है, तो प्लीज़ आप अच्छे से वो कॉल लेना कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, डन। चलो फटाफट से अभी क्या है वो 4 केसेस डिस्कस कर लेते हो। 4 केसेस में सिंपल सी बात है। पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का। तो भैया यहाँ पे एक चीज़ याद रखना भैया कि भैया ओला उबर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, या रैपिडो की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सप्लायर है कैब ड्राइवर, रिसिपेंट है पैसेंजर। तो आज सप्लायर नहीं है रजिस्टर्ड पर्सन, और होता तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये सर्विस में हमेशा द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज हैपनिंग थ्रू एनी मोटर व्हीकल माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना, ओला यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर विल ओनली पे टैक्स एज पर 95। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग क्या, ठीक है, 3 केसेस की। 3 और केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, 3 और केस है ये। एक सप्लायर है, एक रिसिपेंट है। ओके, और यहाँ पे दोस्तों ओके अगेन ईसीओ मैं बोलूँगा लेट्स से रेड बस है, और ओमनी बस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, ओमनी बस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस हो रहा है।
तो भाई प्लीज याद रखना यहाँ पे सप्लायर अगर रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी, सप्लायर अगर कंपनी है दोस्त, रजिस्टर्ड पर्सन छोड़ो कंपनी है, ओके, तो भैया उस केस में कंपनी ही टैक्स पे करे एज पर 9(1). एंड सिंस कंपनी टैक्स पे करेगा एज पर 9(1), सप्लायर टैक्स पे कर रहा है ओके 18%, और इसीलिए ये टीसीएस काटेगा। यस, ये इसी और टीसीएस काटेगा हर बार जब सप्लायर क्या होगा, करेक्ट, एक कंपनी, ओके। बट दोस्तों ओके, सेकेंड सिनेरियो, अगर दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ओके ओके सप्लायर है, अपना रेड बस है और ये अपना रिसिपेंट है। अब सप्लायर दोस्तों अदर देन कंपनी, ओके, अदर देन कंपनी की बात करें तो क्या माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, कोई भी आप एज ए इंडिविजुअल, एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, एज एन एचयूएफ रजिस्टर्ड हो, ओके, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर दोस्तों आप एक सप्लायर और वो अदर देन कंपनी, ठीक है, देन इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है ये जानना कि बॉस आप तो टैक्स पे नहीं करोगे एज अ सप्लायर, आप नहीं पे करोगे, आपको जिम्मेवारी नहीं दी है, फिर जिम्मेवारी दी है रेड बस को ही, ओके, कि तू ही क्या है बेटा पूरा जीएसटी पे कर ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन एज पर 9(5). तो क्या यहाँ पे टीसीएस कटेगा? आंसर इज नो, टीसीएस नहीं कटेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग के मैं ये कॉन्वर्जेशन को कहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों ओके, सर्विस है विद रिस्पेक्ट टू ओके होटल अकोमोडेशन एंड हाउसकीप, दोनों का एक ही पोजीशन है, इसीलिए एक ही साथ ले रहा हूँ, ओके। तो दोस्तों आज ओके ओके सप्लायर जो है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, होटल, होटल है कोई लेट्स से, या फिर क्या है हाउसकीपिंग सब सर्विस का सप्लायर है, ठीक है। तो आज एक चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, अगर सप्लायर जो है ओके, अगर सप्लायर जो है माय डियर फ्रेंड्स वो अगेन क्या है, लेट्स से रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर सेक्शन 22(1), यानी क्लियरली वो एक्सीड कर रहा है 20 लाख या 10 लाख का टर्नओवर, तो भैया 9(1) के तहत वो ही पे करेगा टैक्स, ओके। अगर यही पे करेगा टैक्स ओके ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन, यानी कि 18% जैसे मैं बोलता हूँ, ओके, तो सिंपल सी बात है भैया ये टीसीएस काटेगा एट द रेट 1%। गॉट इट फ्रेंड्स? यस। बट दोस्तों अगर आपका वही सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन निकला, जैसे होटल डिसेंट निकला, और आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर ओके एमएमटी जिसके थ्रू बुकिंग हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो फिर इस केस में माय डियर फ्रेंड्स 9(5) के तहत ECO will only pay the tax and that too as per 9(5) my dear friends, ठीक है, करेक्ट। और अगेन यहाँ पे भी TCS नहीं कटेगा, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट के केस में माय डियर फ्रेंड्स ओके, जब मैं बात करता हूँ कि जब वो जोमेटो के थ्रू क्या है दोस्तों फूड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ का है। तो अगर ये रेस्टोरेंट इज इन अ होटल वेयर द टैरिफ ओके चार्जेस आर मोर देन 7,500 पर डे पर नाइट, ठीक है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स ओके, मैंने क्या बोला था, महंगे होटल का महंगा रेस्टोरेंट के महंगे नखरे, और नखरे क्या है कि मैं ही सब हैंडल करूंगा, तू रहने दे भाई, तुझसे ना हो पाएगा, तो यहाँ पे 9(1) ट्रिगर हो जाएगा और वही पे करेगा टैक्स एट द रेट 18%, और इसीलिए जोमेटो TCS एट द रेट 1% काटेगा, समझा ना? यस, ओके। बट दोस्तों अगर वो रेस्टोरेंट ही है कहाँ पे, ओके, एक ऐसे टैरिफ वैल्यू पे वेयर इट इज अप टू 7,500 पर नाइट, ओके, अप टू है, ओके, तो आज वो रेस्टोरेंट एक ऐसे होटल के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे टैरिफ वैल्यू 7,500 से एक्सीड नहीं कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स,
तो फिर उस सिनेरियो में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। सस्ते होटल का सस्ता रेस्टोरेंट, सस्ते होटल का सस्ता रेस्टोरेंट, जो अपने आप पे कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। और इसीलिए यहाँ पे दोस्तों वो जोमेटो ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही बोलेगा कि 95 के तहत टैक्स पे कर दे भाई, ठीक है। ओके, और पूरे ट्रांजैक्शन पे लेट्स से फॉर एग्जांपल जीएसटी है यहाँ पे, चलो मुझे याद है 5% होता है, तो पूरा 5% जोमेटो ही पे करेगा टू गवर्नमेंट, ठीक है, डन। और क्लियरली यहाँ पे भी क्या है, टीसीएस नहीं कटेगा। तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट। ओके, एंड ऑब्वियसली 95 के तहत अगर टैक्स पे करना है तो पक्का पक्का आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, डन एंड डस्टेड, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस पर। तो आई एम लिटरली क्लियरिंग दैट कन्फ्यूजन सो दैट आपको कभी भी जीवन में क्या है, दिक्कत ना आए। अच्छा, कन्फ्यूजन क्या है, सुन लो फटाफट से, कि भैया अगर मैं ईसीओ के थ्रू गुड्स दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, तो कब अलाउड है, कब अलाउड नहीं है। तो बस सिंपल सी बात बोली है। ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज आई विल डायरेक्टली शो यू द डायग्राम। ओके, और डायग्राम कुछ इस तरह से दोस्तों दिखता है, जस्ट अ सेकेंड। यस, कि दोस्तों सुनो, अगर आप एक पर्सन हो जो सप्लाई कर रहा है थ्रू ईसीओ, अब वो सप्लाई क्या कर रहा है, गुड्स या सर्विस, वो देखना है। तो सबसे पहले लेते हैं गुड्स। ओके, तो गुड्स में केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हो, क्या विद इन द स्टेट, ओके, तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बेसिक से लेके जा रहा हूँ मैं, कि आज आप एक क्या है, जेठालाल हो, ठीक, रिसिपेंट है बबीता ऑब्वियसली, यस, और ये है अमेजोन। ओके, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर ओके जेठालाल है कहाँ पे, मुंबई, बबीता जी भी कहाँ पे, मुंबई, बेटा सेम ही सोसाइटी। अब क्या सप्लाई हो रहा है वो आप ही देख लो भाई, मैं नहीं कुछ भी बोलूँगा इस पे, नॉनसेंस। ओके, तो दोस्तों आज यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, ठीक है, डन, वाया ईसीयू। तो यहाँ पे क्या था, पहले जेठालाल को अमेंडमेंट के पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, पर अब स्पेसिफिकली क्या है, टू एनकरेज अ लॉट ऑफ सप्लायर टू सप्लाई थ्रू ईसीओ, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एक प्रावधान बनाया है कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू अनरजिस्टर्ड पर्सन रह सकता है, तू रजिस्ट्रेशन मत ले, 20 लाख 40 लाख 10 लाख जो भी तेरा लिमिट है, राइट। अगर तू एक्सक्लूसिव गुड्स है तो आइडियली, अगर तू स्पेसिफाइड गुड्स या क्या है वो स्टेट्स में नहीं है जहाँ पे डिसअलाउड है, 40 लाख लिमिट एप्लीकेबल है, तो 40 लाख तक तू क्या है, बिंदास बेटा अमेजोन के थ्रू बेच, पर विद इन द स्टेट, क्या बेटा, विद इन द स्टेट, समझा। कोई किसी का बाप तेरे को नहीं रोकेगा भाई साल, आर यू गेटिंग इट, यस। फिर भले ही नाम तेरा बेटा सलमान खान क्यों ना हो, ओके, कोई लॉरेंस बिश्नोई तेरे को नहीं रोकेगा, याद रखना, बिंदास कर दो, ओके। तेरे पे मोदी जी का हाथ है, बाबा सिद्दीकी का नहीं, क्योंकि अब तो रहे नहीं, आर यू गेटिंग इट, यस। ओके, तो बस इतना क्या है मैं बोलना चाहता था, ठीक है। बट इसके लिए क्या है, इस अनरजिस्टर्ड पर्सन को और अमेजोन दोनों को क्या है, कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। अब ये कंप्लायंसेस है ना, मैक्सिमम टाइम काफ़ी लोगों को समझ ही नहीं है और कई लोग याद भी नहीं रख पाते। तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू रिमेंबर दोज कंप्लायंसेस, बिकॉज आई फील दिस टाइम दिस इज अ वेरी क्लासिक सम विच कैन डेफिनेटली कम इन द एग्जाम, ठीक है। तो फटाफट से क्या है सुन लो इसको, कि भैया अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन से कंप्लायंसेस करेगा। सबसे पहले तो साले को इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अलाउड नहीं है, तो वो चीज़ याद रख लेना। दूसरा, उसके पास होना चाहिए क्या, ओके, बहुत ज़रूरी चीज़, और वो है क्या, एनरोलमेंट नंबर, और एक से ज़्यादा एनरोलमेंट नंबर वो रख नहीं सकता, और ओके बिना एनरोलमेंट नंबर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता। ओके, तीसरा उसके पास बहुत ज़रूरी है कि भैया होना चाहिए क्या, एनरोलमेंट नंबर के साथ साथ पैन होना चाहिए, ओके। और उसका इंफॉर्मेशन पोर्टल पे ऑलरेडी होना चाहिए जहाँ पे उसका पैन स्टेटेड है, स्टेट एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड वाला थिंग, नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट। यानी इसका मतलब क्या है सुनो, क्योंकि यार पहला और दूसरा
not make interstate supply and not make supply okay in more than one state. पता नहीं सब लोगों को दोनों को ये सिमिलर ही लगता है, अरे सिमिलर नहीं है रे। इंटरस्टेट का मतलब क्या है कि भैया तू सप्लायर है, ठीक है, ठीक है, और रिसीपेंट कौन है बेटा, गुजरात, ठीक है, तू सप्लायर है, ओके, रिसीपेंट कहाँ पे, गुजरात, एंड ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हो रहा है इन गुजरात, ओके, यस, तो ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आएगा, गुजरात, राइट, और क्लियरली वो हो जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। अभी इसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स गया, और ये केस में क्या है, दूसरा जो पॉइंट है, नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स इन मोर देन वन स्टेट, इसका मतलब यही है कि तेरा अगर ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, एक है महाराष्ट्र में, एक है गुजरात में, तो बेटा आज यहाँ पे तू कोई भी एक स्टेट चूज कर सकता है वेयर यू कैन बी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट, एंड यू कैन सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ विद इन द स्टेट इन वन स्टेट। यानी तू डिसाइड करता है कि मैं महाराष्ट्र में बिजनेस ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में क्या है, मैं गुड्स बेचूंगा, तो फिर तू वो चीज़ ओके गुजरात में नहीं कर सकता, यानी गुजरात के अंदर विद इन द स्टेट मैं गुजरात की अलग अलग सिटीज़ में ईसीओ के थ्रू माल नहीं बेच सकता। अगर मुझे बेचना है तो मुझे खुद का ट्रांसपोर्ट या क्या है जीटीए का ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या है मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा, मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ओके नहीं लिस्ट करवा सकता इसको। आर यू गेटिंग इट? यस, प्लीज रिमेंबर दैट वेरी वेल। कोई भी एक क्या है चूज करो। आई होप दैट मेक्स रियल सेंस कि आप लिस्टिंग एक ही क्या है ब्रांच को कर सकते हो, दोनों को नहीं कर सकते, ठीक है, डन। तो यहाँ किया तो यहाँ नॉट अलाउड, गुजरात में किया तो महाराष्ट्र में नॉट अलाउड, ओके डन। तो ये चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। एंड दूसरा माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है क्या, ईसीओ कौन से कंप्लाइंसेस करे भैया, इंटरस्टेट सप्लाई तो पहले तो उसको अलाउड ही मत करना साले को, ठीक है, हाँ। दूसरा एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, वैसे लोगों को ही लेना, ठीक है, जीएसटीआर रेट में सबकी डिटेल्स चाहिए, और टीसीएस काटना नहीं है। टीसीएस काटोगे इसका, अरे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है यार आपका, अरे क्या टीसीएस काटोगे, नॉनसेंस, कुछ टीसीएस नहीं कटेगा उसका। ये 4 कंडीशन है उसकी, और लॉजिकल कंडीशन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। ऊपर वाला भी बताओ फटाफट से क्या है। पहले तो इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है गुड्स का, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, एक से ज़्यादा अलाउड है नहीं, एनरोलमेंट नहीं होगा तो ईसीओ के थ्रू बेच नहीं पाओगे। 5 एनरोलमेंट के साथ साथ पैन नंबर होना चाहिए, और प्लीज़ पैन के साथ साथ आपका एड्रेस और स्टेट ये सब ईसीओ को पता होना चाहिए, समझा। और एक से ज़्यादा स्टेट में क्या है अलाउड नहीं है ईसीओ के थ्रू विद इन द स्टेट भी बेचना, ठीक है, डन। और ईसीओ का भैया टीसीएस काटना नहीं है, इंटरस्टेट अलाउड नहीं करना है, एनरोलमेंट वाले को ही लेना है, और चौथा क्या, जीएसटीआर रेट में सब डिटेल्स आपको बता देनी है, फिर ये हो या कॉम्पो टैक्स पेयर वाला, ठीक है, डन है, डन। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है, ओके। तो भैया गुड्स का हम लोग ने सॉर्ट कर दिया है कि विद इन द स्टेट कर सकते हो सप्लाई, पर दोस्तों अगर आपको ईसीओ के थ्रू आउटसाइड द स्टेट करना है तो भैया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन झक मार के लेना पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, डन, ओके। तो ये केस, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अगर आपने ले लिया तो फिर ख़त्म, ओके। ईसीओ के थ्रू ईसीओ क्या केपेबल हो जाता है कि भैया सप्लायर को ईसीओ के थ्रू क्या है गुड्स बिकवा दे, और ईसीओ इस पर टीसीएस काट दे, ठीक है, ओके परफेक्ट। अच्छा, अगर सप्लायर को सर्विस देनी है ईसीओ के थ्रू तो भैया स्पेसिफिकली क्या है उसको बाहर ही रखा है 24 से, बोला है उस सप्लायर को, कि याद रखना मैं सप्लायर की बात कर रहा था, मैं ये सब डिस्कशन में सप्लायर की बात कर रहा था, ओके, कि जेठालाल को रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर के सप्लायर को, ओके, तो फॉर एग्जांपल आप कोई XYZ सर्विस दे रहे हो, लेट्स से डॉक्टर कोई क्या है कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, या डाइटिशियन या क्या है कोई सर्विस दे रहा है, राइट, या कोई भी सर्विस दे रहा है जो टैक्सेबल सर्विस है, फिर वो एग्जाम्प्ट आ जाता है, इसलिए मुझे वो एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगता, ठीक है।
तो लेट्स से सीए कोई सर्विस दे रहा है ईसीओ के थ्रू जो है अपना जस्ट है, तो फिर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़, ठीक है। क्या याद रखेंगे आप कि बॉस वो सीए है ना, अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 लाख 20 लाख उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन लेगा, समझा। उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गॉट इट, यस। तो आज उसका मतलब क्या है कि आज अगर कोई सीए है वो ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट को, ठीक है, डन है, तो भैया ये बंदा ओके अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो अगर वो ईसीओ के थ्रू उसे देना है, फिर वो विद इन द स्टेट हो या फिर क्या हो आउटसाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सर्विस दे रहे हो ईसीओ के थ्रू तो भैया ओके आपको एज अ सप्लायर रजिस्टर करना है ओनली आफ्टर 20 lakhs और 10 lakhs, ठीक है, डन, ठीक है। और ऊपर भी दोस्तों जेठालाल को ओके रजिस्टर करना है ओनली आफ्टर ये एक्सीड्स 40 lakhs, अगर वो विद इन द स्टेट करना है। अगर आउटसाइड द स्टेट तो तुरंत फिर जेठालाल को क्या है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24, ठीक है, डन है इतना, यस ओके। अच्छा एक और कंक्लूजन कर देता हूँ, ओके अगर सप्लायर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा पूरे ट्रांजैक्शन पे, नहीं, ठीक है। ये चीज़ पे भी मैं क्या कंक्लूजन कर देता हूँ, सुनो बराबर से, राइट। जेठालाल की ही बात करते हैं, तो जेठालाल के थ्रू अगर कुछ सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वही अनरजिस्टर्ड है, अब इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स कौन पे करेगा, जेठालाल या अमेजोन। तो जेठालाल तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो पे नहीं कर सकता। अच्छा अमेजोन जो है माय डियर फ्रेंड्स उसका क्या सीन है, क्या वो 18% पे करेगा, आंसर इज नो, क्योंकि वो 9(5) में कहाँ आता है, वो नहीं आता है, सिंपल सी बात। और क्या वो टीसीएस काटेगा, नो, क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है आपका। आर यू गेटिंग इट, यस, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है आपका, तो कहाँ से टीसीएस काटेगा, ठीक है, नहीं काटेगा, वो वन ऑफ द कंडीशंस है ओके ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की। तो ना ही बेटा ये पूरे ट्रांजैक्शन पे लेट्स से 1 लाख का माल बिका है यहाँ पे, तो ना ही टीसीएस कटेगा ना ही जीएसटी, सिंपल सी बात ओके। बस ऐसे ही माना जाएगा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ने एक ओके रिसिपेंट को टैक्स रिसिपेंट को क्या गुड सप्लाई कर रहा है, दैट्स इट। और 9(4) आपको पता है कि रियल एस्टेट के अलावा और कहीं ट्रिगर भी नहीं होता, समझा, यस। तो भैया आज इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी का इम्प्लीकेशन और टीसीएस का इम्प्लीकेशन दोनों ही नहीं आएगा, ये प्लीज याद रखना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन रखो ही मत लाइफ में, ओके। जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा बिकॉज सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, और ओके ईसीओ पे आ सकता था पर ईसीओ का ये ट्रांजैक्शन 9(5) में कवर्ड नहीं, और टीसीएस नहीं आ सकता बिकॉज यही वन ऑफ द कंडीशंस है। और आए भी क्यों, वो काट भी लेगा तो सप्लायर थोड़ी अपना वो क्लेम कर पाएगा, क्योंकि वो तो साला अनरजिस्टर्ड बैठा है, डन डन ओके। पर दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल जेठालाल ओके अमेजोन के थ्रू माय डियर फ्रेंड्स अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो क्या जेठालाल रजिस्टर होगा, यस। तो पूरे ट्रांजैक्शन पे 18% कौन पे करेगा, जेठालाल, इसीलिए तो वो रजिस्टर हो रहा है भाई, आर यू गेटिंग इट, यस। और क्या फिर अमेजोन टीसीएस काटेगा, यस वो काटेगा, और जैसे ही काटेगा वो जेठालाल के क्या है बेटा आ जाएगा किस में, ई कैश लेजर में, क्योंकि इस बार जेठालाल रजिस्टर्ड है, क्योंकि इस बार जेठालाल ई कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ प्लीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके डन। और वैसे ही दोस्तों क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और वो इसी को थ्रू कर रहा है तो भैया कोई जीएसटी पे नहीं होगा, कोई टीसीएस भी कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट दोस्तों अगर कल उठ के ये रजिस्टर्ड पर्सन हो जाता है और ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है तो फिर टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ही पे करेगा, और टीसीएस भी @1% माय डियर फ्रेंड्स ईसीओ ही काटेगा, ओके। देखो सप्लायर अगर क्या अचानक से रजिस्टर्ड होगा और वो जिम्मेवार ले रहा है ना टैक्स पे करने का, तो अचानक से ईसीओ जिम्मेवारी ले लेगा क्या टीसीएस काटने का, क्योंकि अब ईसीओ को पता है कि मैं टीसीएस काटूंगा ना तो सप्लायर की ई कैश लेजर में आएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है,
ये दोनों चेक पॉइंट रखो तो मजा आएगा, लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, डन है दोस्तों, डन है। ओके, परफेक्ट। तो ये क्या है, सीन सॉर्ट हो गया है। ओके, डन। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि भैया आप एक और क्या है, सप्लायर हो यहाँ पे, पर कॉम्पो टैक्स पेयर हो, ठीक है। और आपको बेटा ईसीओ के थ्रू क्या है, रिसिपेंट को माल बेचना है, ठीक है। पहले अलाउड ही नहीं था, पर अब अलाउड है। अगर आप विद इन द स्टेट क्या है बेच रहे हो, बट ओनली गुड्स माय डियर फ्रेंड्स, ओनली एंड ओनली गुड्स, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, क्लियरली ये ट्रांजैक्शन पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख का सप्लाई होता है, तो ये ट्रांजैक्शन पे प्लीज चीज याद रखना, कॉम्पो टैक्स पेयर है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो 1 लाख पे 1% वही पे करेगा, 1,000 गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडर जो ठहरा मेरे बंधु, क्या ठहरा, ट्रेडर, गॉट इट। ओके, यस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है, क्या ईसीओ टीसीएस काटेगा एट द रेट 1%? हाँ, ईसीओ ईसी भी क्या, ईसीओ भी टीसीएस काटेगा। अरे यार सॉरी यार, ईसीओ भी क्या है, टीसीएस काटेगा एट द रेट 1%। क्यों? क्योंकि सप्लायर तो रजिस्टर्ड पर्सन है ना भाई। यस। और होगा क्या पता है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 लाख का ट्रांजैक्शन था, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, कितना 1000 ही कटेगा और वो डिपॉजिट करेगा। एंड पता है बेस्ट पार्ट है, सप्लायर को डिपॉजिट करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है ई कैश लेजर में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बेटा वो अमाउंट डिपॉजिटेड ही होगा इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस। यस, क्योंकि इसका रेट भी क्या है 1% है और इसका रेट भी क्या है 1% है। ओके, हाँ, पर ऑब्वियसली क्या है, व्हेन इट कम्स टू लेट्स से अपना क्या है, रेस्टोरेंट 5% या सर्विस प्रोवाइडर 6%, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा, पर मैन्युफैक्चर ट्रेडर में सेम ही अमाउंट आएगा, ठीक है, डन। तो ये चीज़ें याद रखना कि यहाँ पे ये टैक्स पे करेगा, ओके, पेज टैक्स एज पर 9(1) and ECO again my dear friends, okay, will deduct TCS, okay, just like normal transaction। बस यहाँ पे 18% के बदले 1% पे कर रहा है, की फर्क पैंदा, नो फर्क पैंदा। बस याद रखना यहाँ पे, ओके, इसको कोई भी कंप्लाइंसेस नहीं करने, ईसीओ को करने क्या, कि उसे इंटरस्टेट ओके सप्लाई ऑफ गुड्स करना अलाउड नहीं है। जीएसटी रेट में सब डिटेल्स देनी है और भैया टीसीएस भी काटना है इसका, ठीक है। पर दोस्तों ये सब गुड्स के केस में अलाउड है, राइट। पर दोस्तों याद रखना, आप अगर एक सप्लायर हो, कौन से, कॉम्पो टैक्स पेयर वाले, और आप सर्विस दे रहे हो, ओके, आपको देना है सर्विस वाया ईसीओ टू सम रिसिपेंट, डजेंट मैटर कि वो विद इन द स्टेट हो या आउटसाइड, आप ये नहीं कर सकते हो। ओके, 10(2) आपको अलाउ ही नहीं करता, आप ईसीओ के थ्रू नहीं दे सकते, ठीक है। और ना ही 10(1) अलाउ करता है। 10(1) में भी थोड़ा बहुत सर्विस दे सकते हो ना आप, तो सवाल ही नहीं। ओके, आप सर्विस दे ही नहीं सकते हो ईसीओ के थ्रू, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकते हो, गुड्स, और वो भी विद इन द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट दिया तो खत्म, वहां पे खत्म, कॉम्पो से ही बाहर चले जाओगे। तो जो करना है विद इन करो, आउटसाइड कुछ नहीं चले। आउटसाइड किया तो कॉम्पो से बाहर, एज सिंपल एज दैट। और अगर नॉर्मल स्कीम में हो और अगर आउटसाइड किया, ओके, आउटसाइड द स्टेट किया वाया ईसीओ, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ऐसा सब सीन, ठीक है। डन है दोस्तों, डन है। तो सर्विस के केस में याद रखना, ओके, ईसीओ के थ्रू आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ओके सप्लाई करते हो सर्विस एज अ कॉम्पो टैक्स पेयर थ्रू ईसीओ, तो भैया यू विल हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ कॉम्पो स्कीम, ठीक है। एंड आई एम श्योर दैट इज नॉट रियली कूल फॉर यू। तो बेटर मेक श्योर दैट आप ये जो सर्विस है, ओके, वो आप सप्लाई ना करें, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में बने रहना है, गड़े रहना है। और इसका टैक्सेशन भी दोस्तों आपको पता चल रहा है कि क्या है, विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी ऑल्सो एंड टीसीएस ऑल्सो, बोथ आई एम कवरिंग, सो दैट आपको और आइडिया आ जाए कि इशारा किस बात की तरफ है, ठीक है।
डन दोस्तों, डन। ओके, अच्छा इसमें कोई बच्चे ने ऐसे पूछ लिया सर अगर ईसीओ पे जो ये बंदिश है ना, राइट, कि भैया इंटरस्टेट सप्लाई के थ्रू, सॉरी इंटरस्टेट सप्लाई आपको ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को करना अलाउड है, राइट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो नॉर्मल स्कीम में बेसिकली आता है, या कॉम्पो टैक्स पेयर जो बेसिकली ओके रजिस्टर्ड पर्सन है, दोनों को क्या है अगर ईसीओ के थ्रू माल बेचना है तो भैया सिंपल सी बात है इंटरस्टेट अलाउड नहीं है, ठीक है, करेक्ट, यस, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अलाउड नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट, परफेक्ट। अब सिचुएशन क्या है पता है, सिचुएशन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि क्या बोल रहा था मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि होता है हमारी साथ है, क्या था यार, हाँ, आई एम सो सॉरी, यस, ओके। तो क्वेश्चन ये था कि सर अगर ओके सप्लायर और ई कॉमर्स ऑपरेटर की क्या है अंदर कुछ मांडवली चल रही है, और क्या है सप्लायर बोलता है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर बोलता है इसी बारे, अरे छोड़ने भाई मेरे को इंटरस्टेट सप्लाई करने देना भाई, किसी को पता नहीं चलेगा, और किसी को पता नहीं चलेगा भाई साहब, और ईसीओ क्या मान जाता है, पता नहीं क्यों मान जाता है वो, माँ कसम, राइट, और ईसीओ अगर अलाउ करता है टू अनरजिस्टर्ड सप्लाई, राइट, और कॉम्पो टैक्स पेयर टू सप्लाई गुड्स विच इज इंटरस्टेट, तो बकायदा दोस्तों एक नया पेनल, नया ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया है 122(1)(b, यस 122(1)(b, ओके, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, ये ऑफेंस बकायदा क्या है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, तो आपको बेटा पेनल्टी लग जाएगा 10,000 रुपीज़ या फिर 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, यस, कब, जब या तो ईसीओ परमिट्स अनरजिस्टर्ड पर्सन टू मेक इंटरस्टेट सप्लाई थ्रू इट, ओके, अच्छा अनरजिस्टर्ड पे ही है, माई बैड, कॉम्पो वाले को नहीं है, माई बैड, पर उस पर भी आ जानी चाहिए यार, ओके, पर अभी के लिए अनरजिस्टर्ड के ऊपर ही बंदिश है, or fails to furnish correct details in Form GSTR 8 with respect to any outward supply of goods through it by an unregistered person who is exempted from registration. Okay, तो आज GSTR 8 की डिटेल्स फाइल नहीं कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन की, जो सप्लाई कर रहा है ईसीओ के थ्रू, या फिर साले को इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ कर रहा है, वो माँ का समय तेरे को बोल रहा है मत कर, फिर भी अलाउ करे छे, यू तोफानी बारकस, सच अ मिसबिहेविंग पर्सन यू आर, तो तेरे को ऑफेंस भी आएगा, ईसीओ बड़ा आदमी है ना, तो ले सीधा क्या 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर, तो ये दे दिया भैया, पेनल्टी भी दे दिया आपको अगर आपने ये कांड किया तो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, रिटर्न्स के केस में प्लीज़ याद रखना कि भैया ये टीसीएस डिडक्टर है, GSTR 8 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ओके, और कोई रेक्टिफिकेशन होता है दोस्तों, ओके, पर्टिकुलर्स में, तो वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ओमिशन ऑन इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स 30th November ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये भी एक चीज़ याद रखना, ठीक है, डन है माय डियर फ्रेंड्स, डन, ओके, तो ये रिटर्न वाला पार्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे वी आर डन विथ रिटर्न्स, we are done with compo scheme, unregistered, okay, and 9(5). दोस्तों जितने भी प्रोविजंस थे वो सब कवर हो गए हैं, बस एक छोटा सा एस्पेक्ट मुझे जो कवर करना था स्पेसिफिकली वो 2 क्वेश्चंस के रिलेशन में था, राइट, एंड आई वांटेड यू टू जस्ट गो थ्रू दिस सो दैट आपको क्या है इजी हो जाए चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, डन। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्क लिमिटेड है, ये ओन करता है एंड ऑपरेट करता है एक वेब पोर्टल इन द नेम ऑफ स्टार्क एंड इज रजिस्टर्ड विद द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर इन दिल्ली एज एन ईसीओ एंड इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। बिसाइड स्टार्क ऑल्सो सेल्स इट्स ओन प्रोडक्ट्स, ओके, तो खुद तो बिकवा रहा है पर खुद के भी प्रोडक्ट बेच रहा है। अब वो लिस्टिंग फीस लेता है किससे, सेलर से, 10% ऑफ द टर्नओवर बाय द सेलर। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बोलूँ
तो सीधा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर द शिपिंग इज अरेंज बाय स्टार्क, इट चार्जेस अ फी ऑफ 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न एज कैंसिलेशन एंड 10% एज हैंडलिंग चार्जेस माकसम, ठीक है, डन। अब दोस्तों तीन चीज़ें हैं, तीन ट्रांजैक्शंस क्या है ए बी और सी, और आपको यहाँ पे क्या क्या करना है देखो। कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्टार्क लिमिटेड एंड नेट जीएसटी पेएबल इन कैश ऑफ इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड, ठीक है। अब दोस्तों तीन जन का आपको हिसाब किताब करना है। सबसे पहले तो स्टार्क लिमिटेड का, क्या चल रहा है भाई। दूसरा आपको हिसाब करना है इन्फोकॉम का, और तीसरा है दोस्तों सिक्योर का, ठीक है। चलो सबसे पहले दोस्तों स्टार्क लिमिटेड की क्या बात की है वो समझते हैं। तो स्टार्क लिमिटेड के रिलेशन में आपको नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड एज टीसीएस, ओके, नेट टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग टीसीएस जो आपको क्या है पे करना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि भैया उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस कौन से हुए। सबसे पहले दोस्तों उसके थ्रू अगर क्लियरली आप देखो तो उसके थ्रू लैपटॉप बेचा गया है 50,000 का और प्रिंटर का है 10,000। बोथ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय इन्फोकॉम, अ सेलर लिस्टेड ऑन स्टार कार्ट एंड रजिस्टर्ड इन यूपी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सप्लायर है, रिसिपेंट है, और ये स्टार कार्ट है। सप्लायर है इन्फोकॉम और इसके थ्रू बिका है क्या, लैपटॉप एंड प्रिंटर, ठीक है। लैपटॉप एंड प्रिंटर कितने का है, 60,000 का, ठीक है, डन। अब दोस्तों आपको पता ही है कि इसका लिस्टिंग फीस जो है वो इन्फोकॉम के केस में क्या होगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 6,000, ओके, डन, ठीक है। अच्छा इस पे दोस्तों ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है भाई, इसका ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहा हूँ जिस पे जीएसटी एक दिन आएगा। दूसरा मैं इस पे टीसीएस भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। तो इन्फोकॉम के केस में वो टीसीएस काटेगा 60,000 पे 1%, कितना, 600, ठीक है, डन। और ये 6,000 पे 18% आएगा, याद रखना। पर मैं क्या है मैं पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले लेता हूँ, फिर 18% लास्ट में डालेंगे, ठीक है। और क्या बेच रहा है भाई, और दोस्त वो बेच रहा है क्या, मोबाइल हैविंग वैल्यू ऑफ 30,000 सोल्ड बाय स्टार्क ऑन इट्स ओन कैपेसिटी। 30,000 का मोबाइल बेचा है भाई ने, तो ऑब्वियसली क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है ये, तो पूरा का पूरा क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही ले लूंगा, 30,000 वैल्यू ले लूंगा जिस पे 18% आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स सीसीटीवी कैमरा सिक्योर वर्ल्ड ने बेचा है उसके थ्रू 1,00,000 का, ठीक है। तो आज दोस्तों सिक्योर वर्ल्ड की बात करते हैं अपन। तो आज 1,00,000 पूरा आएगा, नहीं रे मैंने नहीं बेचा है, अपनी कैपेसिटी में नहीं बेचा है, किसी का मैंने अपने थ्रू बेचा है, तो उसका 10% लिस्टिंग फीस 10,000, ठीक है। तो ये हो जाता है कितना, 46,000, ठीक है। और उसका जीएसटी लायबिलिटी कितना हो जाता है, तो भैया आज क्या है बे, अरे बेसिक देना भाई मेरे को, हाँ चलेगा, 46,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, 8280। और टीसीएस की लायबिलिटी क्या है, अच्छा टीसीएस कटेगा सिक्योर वाले पे और मोबाइल वाले पे, बताओ जो मैंने खुद का मोबाइल बेचा है क्या उस पर टीसीएस कटेगा, नहीं नहीं, क्योंकि उस पर जीएसटी भी मैं ही पे कर रहा हूँ भाई,
अरे जीएसटी भी मैं ही पे कर रहा हूँ उस पर, ओके, तो 18% पे कर रहा हूँ उस पर भाई, उस पर टीसीएस नहीं कटेगा, पर सिक्योर वाले में कट जाएगा भाई। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1% इज 1000, ओके। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एक 8280 है और एक है कितना 1600। तो टोटल लायबिलिटी कितना है रिपब्लिक, 9880। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अपना क्या है, स्टार्क लिमिटेड का सीन सॉर्ट हो गया अभी। अब दोस्तों हमको फिगर आउट करना है क्या, कि नेट जीएसटी पेएबल आफ्टर सेटिंग ऑफ टीसीएस क्रेडिट्स ऑफ इन्फोकॉम एंड सिक्योर वर्ल्ड। तो भैया आज अपन क्या करते हैं जनरली नेट जीएसटी लायबिलिटी के लिए, ओके, जो इन्फोकॉम का केस है, क्या करेंगे उसमें आउटपुट टैक्स निकालेंगे, ठीक है, माइनस आईटीसी, और क्या करते हैं यही करते, तो पहले ये करो, दूसरा सब छोड़ो, पहले ये करो। तो भैया सिंपल सी बात है, इसने ओके 60,000 मल्टीप्लाई बाय 18% आएगा, और आईटीसी आएगा, यस, क्योंकि इसने खर्चा किया है, इन्फोकॉम ने खर्चा किया, ये बिका कैसे है, ईसीओ के थ्रू, तो ईसीओ को कुछ दे रहे, यस, लिस्टिंग फीस, गॉड डैम इट, राइट, जो कितना है 6,000 पे 18%। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे और 54,000 पे ही 18% निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 9720, ओके। ये नेट जीएसटी लायबिलिटी है, पर बेटा मेरे पास ऑलरेडी टीसीएस क्रेडिट्स है, और टीसीएस क्रेडिट्स कितना होगा, ओके, तो टीसीएस आपका काटा होगा ना इस पे भैया 1%, निकालो माँ कसम, राइट, तो इसमें से 600 निकालो, तो ये आ जाएगा 9120। इतना आपको डिपॉजिट करना है, नहीं कैश लेजर, ठीक है। सिक्योर वाले में भी सेम सीन, ओके, आउटपुट टैक्स आपका कितना है, तो बोला 1 लाख पे 18%, कितना आता है 180, सॉरी 18,000। आईटीसी कितना आता है आपका, तो बोला 10,000 पे 18%, कितना आता है 1800, ठीक है। तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, 90,000 पे 18% कितना होता है 16,200, ठीक है। करेक्ट, ओके, एंड माइनस करेंगे टीसीएस क्रेडिट्स, तो भैया 1 लाख पे 1% कितना होता है, अरे 1 लाख पे 1% कितना होता है रे, 1,000, 15,200, ठीक है। तो यहाँ पे 9120, यहाँ पे 15,200, ठीक है, देख लो भाई, ठीक है। तो इस तरह से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सम इसीलिए लगा, देखो वैसे कुछ है नहीं, कॉमन सेंस ही था, और ये अचानक से आ गया ना आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करने का, क्या करने का इसका होगा, ओके सर ने तो ऐसा कोई सम सिखाया नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है ये, जबकि ये एकदम गलत है। अगर आप सिंपल सिंपल क्या है कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे ना, तो आ जाएगा आपको, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांटेड टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड वन मोर सम आई वांटेड टू डू वाज, क्या गए 6 सम ई, यस, ओके 6, इसका बताओ क्या होगा। X booked a hotel in Udaipur through an ECO portal for an amount of 25,000. As per the terms and conditions, the amount was payable at the hotel at the time of check-in. Whether TCS provision shall apply in present case? No, absolutely no. Okay. दोस्तों याद रखना, देखो अगर मैं ऑफलाइन बुकिंग करता हूँ और ऑफलाइन पेमेंट करता हूँ, वहाँ पे तो ECO के थ्रू रूट ही नहीं होगा ट्रांजैक्शन,
तो वहाँ पे तो आ ही नहीं सकता। पर अगर मैंने ईसीओ के थ्रू रूट किया वो ट्रांजैक्शन को, राइट, यानी कि बुकिंग ईसीओ के थ्रू किया, पर पेमेंट क्या की है, ऑफलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, राइट। तो सीओडी जब भी आप करोगे तब याद रखना तब भी टीसीएस नहीं कटेगा। क्यों टीसीएस नहीं कटेगा? बिकॉज आपने पैसा दिया कहाँ ईसीओ को कि वो काट के दे और रेमिट करे सप्लायर को? कहाँ वो अपॉर्चुनिटी दिया है? नहीं दिया, तो खत्म बात। तो आपका एक ही आंसर होगा यहाँ पे कि इस ट्रांजैक्शन पे टीसीएस नहीं कट सकता, बिकॉज आपने वो पैसा ईसीओ के थ्रू रूट ही नहीं किया। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, राइट, कि टीसीएस तभी कटे जब आप ईसीओ को पैसा दे रहे हैं, वेयर द ईसीओ कलेक्ट्स द कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर फ्रॉम द रिसीपेंट। वेयर इट डजंट, वेयर इट डायरेक्टली गोज टू द सप्लायर, एंड ऑफ डिस्कशन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस, दैट्स इट। प्लीज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे अगर एमसीक्यू में आया तो इसको नील लिख देना प्लीज। ओके, डन माय डियर फ्रेंड्स, डन। ओके, तो ये दोस्तों क्या है, मेजर मुझे लगता है एक अच्छा डिस्कशन है विथ रिस्पेक्ट टू ईसीओ। एंड आपको तो पता ही दोस्तों, ईसीओ में एक अमेंडमेंट आया ही है, वो भी मैं अभी करवा ही देता हूँ, अगर करवा ही रहा हूँ। वैसे टीसीएस के मैराथन में करवा दिया है मैंने, तो अगर आपने वो देखा है तो लेट दैट बी, बट अगर आपने नहीं देखा है तो क्या है, फटाफट से यहाँ पे एक बार क्या है मैं बता देता हूँ। छोड़ो इसको, छोड़ो भाई, ये पता नहीं कब मिलेगा। इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ओएनडीसी, यस। ओके, तो ओएनडीसी के कारण क्या, ओएनडीसी अभी क्या, इट्स एग्रीगेटर ऑफ एग्रीगेटर्स। ओके, तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल रिसीपेंट है, ओके, वो अपना ओएनडीसी का ऐप खोलता है। अब वहाँ से उसको क्या है, कपड़े अच्छे लगते हैं कहाँ पे, मिंत्रा के, तो वो मिंत्रा पे डायरेक्ट करता है, और मिंत्रा वो ऑर्डर दे देता है ज़ारा को। अब एक्चुअल सप्लायर कौन है, ज़ारा, और ये कौन है, रिसीपेंट। ये लेट्स से फॉर एग्जांपल दिया, ठीक है, डन। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये दिया पैसा देगी ओएनडीसी को, ओएनडीसी अपना फीस काट के पैसा दे देगा मिंत्रा को, और मिंत्रा अपना फीस काट के पैसा दे देगी ज़ारा को। अब यहाँ पे एक ही नहीं का दो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो भैया कौन सा ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा, ऑब्वियसली ओके, मिंत्रा, जिसे हम बोलते हैं सेलर साइड ईसीओ। क्यों सेलर साइड ईसीओ? बिकॉज सेलर को पैसा कौन रेमिट कर रहा है, वो ही पेमेंट काट के देगा, वो ही टीसीएस काट के देगा पेमेंट से सप्लायर को। समझा? यस, ओके। अच्छा, इसको सेलर साइड ईसीओ बोलते हैं बिकॉज सेलर इस ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड है, और इसको बायर साइड ईसीओ बोलते हैं। क्यों? बिकॉज बायर ओएनडीसी पे गया था, अब मिंत्रा पे नहीं, ठीक है, बायर ने ओएनडीसी का ऐप खोला था, ठीक है। पर दोस्तों ऐसा भी होता है कई बार कि रिसीपेंट है, ओके, वो दोस्तों घर गया है ओएनडीसी पे, और ओएनडीसी से फिर वो गया सीधा अमेज़ॉन पे, और अमेज़ॉन पे लिस्टेड है क्या, अमेज़ॉन पे लिस्टेड है अमेज़ॉन बेसिक्स के प्रोडक्ट्स, जो खुद ओन करता है कौन, अमेज़ॉन। वो उसी का प्रोडक्ट लाइन है जो उसी के ईसीओ के थ्रू वो बेच रहा है। यस, ये अमेज़ॉन का बहुत पुराना टेक्निक है, और ये डीमार्ट का भी बहुत पुराना टेक्निक है, हर मार्केट प्लेस का बहुत पुराना टेक्निक है। उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा। तो उनको अगर पता चल गया ना कि ये सेक्टर में ये चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है, उसी अगले ही दिन बेटा फैक्ट्री डाल देंगे उसका, या कोई कॉन्ट्रैक्टर से बनवा लेंगे और अमेज़ॉन पे बेच देंगे, 1000 का चीज़ 10,000, और वो 10,000 भी ऐसा प्राइसिंग होगा कि जो एक्चुअल बंदा बेच रहा है ना, जिसका कॉपी करके अपन ने बना है, उससे 50% डिस्काउंट में मिल रहा होगा। यस, 100%, इतना कॉम्पिटिटिव रहता है प्राइसिंग, ठीक है। और ये चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, सेलर एंड सेलर साइड ईसीओ एक ही है, और ये है बायर साइड ईसीओ। तो यहाँ पे दोस्तों सेलर साइड ईसीओ को ही बोलेंगे कि सेलर का टीसीएस काट, तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, बायर साइड ईसीओ मैं आप पे क्या है ये जिम्मेवारी देता हूँ, बिकॉज आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिकॉज आप पार्टी ही अलग हो, तो मैं आप पे क्या है जिम्मेवारी देता हूँ ओएनडीसी, आप क्या है यहाँ पे टीसीएस काटेंगे, ठीक है। ओके, दूसरा एक चीज़ प्लीज़ याद रखना दोस्तों, ओके, टीसीएस जो है वो एनुअल रिटर्न
यानी कि ईसीओ जो है, सॉरी, टीसीएस डिडक्टर या कलेक्टर, सॉरी, जो ईसीओ है वो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करता, वो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करता है। ड्यू डेट एक ही है, ओके, 31 दिसंबर दोस्तों, बट नाम अलग है, ओके। और ये है GSTR 9B में, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ याद रखना। एंड ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता ही है कि ईसीओ को अगर क्या है, ओके, बाकायदा डिटेल्स मांगी जाती है कि बॉस मुझे आपके वॉल्यूम के बारे में या स्टॉक के बारे में डिटेल्स बताइए, तो आपको 15 दिन में क्या है कर देनी है उसे फर्निश, जब डेप्यूटी कमिश्नर इस तरह का कोई आपके सामने रखता है अर्जी। नहीं करोगे तो सीधा लग जाएगा भैया पेनल्टी, ओके। तो ये चीज़ प्लीज़ आप याद रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके उपरांत भी अगर क्या है कोई डाउट्स है तो मैं एक से रिक्वेस्ट करूँगा कि TDS TCS का जो मैंने Q&A अपलोड किया है वो एक बार प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वो Q&A अगर आपने कर लिया और आज का ये Q&A आपको समझ में आ गया, खत्म, देयर इज नथिंग एल्स दैट यू नीड टू डू विद रिस्पेक्ट टू ECO माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देखना, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो यार। इतना साले तुम लोग जो भी क्या है लिखते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं, हैं। अबे इतना एफर्ट कौन मार रहा, कौन सा फैकल्टी मार रहा, बोलो माँ कसम, है। मदर प्रॉमिस खाओ अपना, खाओ मदर प्रॉमिस। अरे जो बोलते हो अपलोड कर देता हूँ यार मैं, तो फिर कमेंट बनता है कि नहीं, लाइक शेयर बनता है कि नहीं भाई। सर के बारे में क्या है, सर ही सोचेंगे, सर के स्टूडेंट नहीं सोचेंगे। अरे आपको ही सोचना पड़ेगा भाई, आप हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प और होगी, कर्मा ही है मेरे भाई, समझ ले, ठीक है, डन, ओके। Adios amigos, hasta la vista my dear friends, this is your टैक्स का टीचर CA करण शेठ साइनिंग ऑफ। हंसते हंसते कट जाएंगे IDT के रास्ते माय डियर फ्रेंड्स। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एग्जॉस्टिव था एंड एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था, ठीक है। चलो